बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा वर्डप्रेस का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर की थोड़ी सी समरी कर देते हैं कि पहले लेक्चर में हमने थोड़ा सा वर्डप्रेस का उसकी हिस्ट्री देखी थी और हमने देखा था कि हम वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने उसकी मैनुअल इंस्टॉलेशन देखी थी और उसके साथ साथ हमने उसकी ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन भी देखी थी। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हम उसके बाद अपने डैशबोर्ड में पहुंच आए थे। वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने छोड़ा था। तो वर्डप्रेस के अंदर हमारे इंस्टॉलेशन करने के बाद कुछ आपको सेटिंग्स वगैरह नज़र आती हैं। इनकी मैं आपको हल्की हल्की बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। बाद में ये है कि जैसे जैसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे तो एक एक मॉड्यूल जो है वो डिटेल में खुद ब खुद कवर होता जाएगा। सबसे पहले जब आप वर्डप्रेस ओपन करते हैं तो आपके सामने ये डैशबोर्ड की स्क्रीन आ जाती है, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन बता देता है, आपका PHP का वर्जन बता देता है, न्यूज़ बता देता है, साइट की हेल्प बता देता है और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपको बता देता है कि आपकी वर्डप्रेस में कितनी पोस्ट हुई हुई है, कितने पेजेस बने हुए हैं, कितने कमेंट्स हैं और वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं और साथ में आपको बता देता है कि आपके वर्डप्रेस में कौन सा थीम इंस्टॉल है। और अगर आपके वर्डप्रेस में कोई इशू हो तो वो भी आपको यहाँ पे बता देता है। जैसा कि हमने लिखा हुआ है सर्च इंजन डिस्करेज, ये हमें बता रहा है कि आपका सर्च इंजन डिस्करेज हुआ है, जो कि आपकी वेबसाइट के लिए ठीक नहीं है, तो आप इसको इनकरेज कर दें। क्योंकि अभी हम इस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो बेशक ये डिस्करेज है, इस बात का कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद अपडेट्स का ऑप्शन आ जाता है। अगर आपकी वेबसाइट में किसी किस्म की भी अपडेट आई हुई होती है तो यहाँ पे आपको 1 2 3 इस तरह का नोटिफिकेशन शो होने लग जाता है। अगर थीम की अपडेट है, प्लगइन की अपडेट है, वर्डप्रेस की अपडेट है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होने लग जाएगा। उसके बाद आपके पास अगला ऑप्शन आ जाता है पोस्ट का। पोस्ट और ये आपको पेज नज़र आ रहा है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों एक अपने स्पेसिफिक मकसद के लिए यूज़ होती हैं। अब पोस्ट जो है वो आपका बेसिकली ब्लॉग पोस्ट के लिए यूज़ होती है। आपने अक्सर ब्लॉग्स वगैरह पढ़े होंगे जिनके ऊपर न्यूज़ और आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे आप फेसबुक पे देखते होंगे अक्सर जावेद चौधरी का ब्लॉग, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का ब्लॉग, उन्होंने खबरें लिखी हुई होती है, सामने आर्टिकल होता है, आप खोलते हैं तो आप उनकी वेबसाइट में पहुंच जाते हैं और वो जो सामने आर्टिकल पूरा का पूरा लिखा होता है वो आपका इस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ होता है। तो पोस्ट में आपका ऑप्शन आ जाता है पहला पोस्ट ऑल पोस्ट का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी पोस्ट ब्लॉग पे बनी हुई होंगी वो आपको यहाँ से शो हो जाएगी। दूसरा, अगर आप नई पोस्ट बनाना चाहते हैं तो ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास कैटेगरीज का। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने वेबसाइट में या ब्लॉग में डिफरेंट कैटेगरीज डाल सकते हैं कि आप टेक से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट डाल दें, क्रिकेट से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट डाल दें और फुटबॉल से रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट डाल दें। तो जिस तरह भी आप कोई एक नई पोस्ट करते हैं तो आप उसको कैटेगरी भी असाइन कर सकते हैं। तो यह कैटेगरीज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी कैटेगरीज बनी हुई शो हो जाएंगी कि आपकी वेबसाइट में आपने कौन कौन सी कैटेगरीज बनाई हुई है। उसके साथ नीचे एक टैग्स का ऑप्शन आ जाता है। टैग्स का ये है कि आप एक स्पेसिफिक कैटेगरी के साथ काफ़ी सारे टैग्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम करते हैं जी, अगर आपने किसी क्रिकेट की पोस्ट लगाई हुई है तो क्रिकेट में हम टैग यूज़ कर लेंगे कि जी PSL वर्ल्ड कप 2020, कोई PSL सर्च करें तो हमारी ब्लॉग पोस्ट पे आ जाए, 2020 सर्च करें तो हमारी पोस्ट पे आ जाए, टॉप 100 स्कोर सर्च करें तो ऐसे आ जाए, टॉप सेंचुरी सर्च करें तो ऐसे आ जाए। कैटेगरीज भी हम काफ़ी सारी असाइन कर सकते हैं और टैग्स भी हम काफ़ी सारे असाइन कर सकते हैं। उसके बाद अपना अगला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है मीडिया का। मीडिया में आपको दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, लाइब्रेरी और एड न्यू का। मीडिया में ये है कि आपकी वेबसाइट में जितने भी आप डेटा अपलोड करेंगे वो सारा मीडिया में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसमें आपकी पिक्चर्स इंक्लूडेड है, आपकी डॉक्यूमेंट्स है, आपकी ऑडियो फाइल है और आपकी वीडियो फाइल्स है। ठीक है, और जितनी भी होगी वो सारी इस लाइब्रेरी के अंदर होगी। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर हम इसको अभी देखें तो ये सारा अभी खाली होगा। अभी इंटरनेट स्लो ना हो जाए तो चले, ये मीडिया का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी में कोई चीज़ अपलोड करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ से करते नहीं है, हम उस वक्त करते हैं जैसे हम कोई पेज बना रहे होते हैं और स्पेसिफिक पेज बनाने के टाइम पे या वेबसाइट डिज़ाइन करने के टाइम पे हम जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस स्पेसिफिक जगह से इस चीज़ को अपलोड करते हैं। हम किसी भी पेज से या किसी भी ब्लॉग पोस्ट से हम अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं और जब हम उसको अपलोड करेंगे तो सारे का सारा डेटा एक जगह हमें जो है मीडिया लाइब्रेरी में शो हो जाएगा। तो मीडिया लाइब्रेरी के बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास पेजेस का। पेजेस में ये आपके पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, ऑल पेजेस और ऐड न्यू पेजेस। ऑल पेजेस में आपके जितने भी पेज बने होंगे, जैसे आप कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें कंपनी का अबाउट अस का पेज होगा, कंपनी का सर्विसेज का पेज होगा, FAQ का, कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा। जितने पेजेस आप बनाएंगे वो सारे के सारे आपको ऑल पेजेस के अंदर एक्सेस होंगे और नया पेज बनाने के लिए आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है कमेंट्स का। आपकी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जितने भी कमेंट्स आएंगे वो आपको सारी की सारी इस सेक्शन के अंदर शो होंगी। ये अभी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अपीयरेंस में आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाता है थीम का। जब आप आपकी वेबसाइट में आप जो भी थीम इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको यहाँ से एक्सेस होता है। आप थीम्स पे क्लिक करते हैं तो वो आपको थीम जो है आगे जो भी इंस्टॉल हुआ होता है वो आपको शो हो जाता है। एट अ टाइम आप अपनी वेबसाइट में मल्टीपल थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम आप मल्टीपल थीम्स एक्टिवेट नहीं कर सकते। सिर्फ एक वक्त पे एक ही थीम जो है एक्टिवेट होगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपनी वेबसाइट में सिर्फ 2 थीम यूज़ करें, 2 से ज़्यादा थीम आप यूज़ ना करें। 2 थीम यूज़ करने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने जो मेन थीम यूज़ किया हुआ है वो अगर ब्रेक हो जाता है या उसमें कोई इश्यू हो जाता है तो आपकी वेबसाइट जो है उस थीम से रिवर्ट होकर दूसरे थीम पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी। लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट में सिर्फ एक थीम रखा हुआ है और वो ब्रेक हो जाता है किसी न किसी वजह से, तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी, आप अपनी वेबसाइट एक्सेस ही नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप एक बैकअप थीम भी साथ यूज़ करें। उसके बाद कस्टमाइज़ का ऑप्शन आ जाता है। कस्टमाइज़ में आप अपनी वेबसाइट की डिफरेंट किस्म की जैसे थीम्स है ना, लोगो और हेडर, इस तरह काफ़ी किस्म की आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये थीम्स में आगे आएगा तो आपको बता दूंगा। फिर इसके अलावा विजेट्स आ जाते हैं। विजेट्स को आप अपनी ब्लॉग पोस्ट पे यूज़ कर सकते हैं। एंड मेन्यूज़ आ जाती हैं। मेन्यूज़ आप अगर वेबसाइट पे देखें तो अक्सर आप वेबसाइट देखी होगी, यहाँ पे मेन्यूज़ टॉप पे शो हो रही होती हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, और वो सारी मेन्यू आप यहाँ से बना सकते हैं। अभी मैं डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि हम एक प्रोसेस के थ्रू होके जाएंगे। जैसे हम एक वेबसाइट पूरी, इस कोर्स में ये है कि हम पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। जैसे जैसे वो चीज़ें डिज़ाइन होती जाएंगी सारे ये स्टेप्स खुद ही कवर होते जाएंगे। हम मेन्यू बनाएंगे तो मेन्यू वाले स्टेप को हम डीपली कवर करेंगे, आपके सामने बनाएंगे। थीम्स आपके सामने इंस्टॉल करेंगे, वो सारे स्टेप्स खुद ब खुद कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाता है। इधर से आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। और थीम एडिटर का ऑप्शन है। थीम एडिटर से आप जो है अपने थीम को एडिट कर सकते हैं। थीम एडिट से मुराद ये है कि आप थीम की कोडिंग देख सकते हैं, लेकिन ये है कि आप इसको यूवी एक्सेस करते नहीं है क्योंकि इस पर सारी कोडिंग होती है। लेकिन अगर आप अपनी थीम को मॉडिफाई करना चाहें, अगर आपको कोडिंग आती है, कोई एक्स्ट्रा फीचर आप अपनी थीम में डालना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी थीम की कोडिंग को जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगला ऑप्शन आ जाता है प्लगइन्स का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस की वेबसाइट में 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, थीम्स और प्लगइन्स यूज़ होते हैं। थीम्स आपकी डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग के लिए यूज़ होते हैं और प्लगइन्स आपकी फंक्शनलिटी के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंस्टॉल प्लगइन्स का। इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी प्लगइन आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हुए हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। नया प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू करेंगे और अगला उसके साथ ऑप्शन है प्लगइन एडिटर। जैसे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन था थीम एडिटर का कि आप थीम की कोडिंग को एडिट कर सकते हैं, सेम आपके पास ऑप्शन था कि आप प्लगइन की कोडिंग को भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है यूज़र्स का। यूज़र्स में 3 ऑप्शन है, ऑल यूज़र्स, ऐड न्यू एंड प्रोफाइल। ऑल यूज़र्स में ये है कि आपकी वेबसाइट को काफ़ी सारे यूज़र भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको इंस्टॉलेशन के टाइम बताया था कि हम जो यूज़र नेम देते हैं उस यूज़र नेम को हम चेंज नहीं कर सकते। ये एक चीज़ मैंने आपको शायद बताई थी, आपने याद की हो। तो ये है कि आप अपनी वेबसाइट में मल्टीपल यूज़र्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऐड न्यू का, और इस ऐड न्यू की मदद से हम एक नया यूज़र अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। एक या एक से ज़्यादा यूज़र्स भी ऐड कर सकते हैं। और अगर इस पर अगर जाएँ हम, तो हम डिफरेंट यूज़र को डिफरेंट किस्म के रोल्स भी असाइन कर सकते हैं। अभी तो जो हमारा यूज़र है वो मास्टर यूज़र है, एडमिन यूज़र है। तो जब हम एक नया यूज़र बनाते हैं तो उस यूज़र को हम डिफरेंट किस्म के रोल्स भी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक बंदा हायर करते हैं, जैसे कि आपके पास ऑप्शन है रोल्स का, तो इसको अगर आप चेक करें तो यहाँ पे सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हैं और आप किसी बंदे को हायर करते हैं कि आप मेरे ब्लॉग पे डेली पोस्टिंग किया करो, ठीक है, सिर्फ उसका इतना काम होगा कि वो आपके ब्लॉग पे आएगा और आपके लिए आर्टिकल लिखेगा और उनको पब्लिश कर देगा, ठीक है। तो उसको बजाय इसके कि आप उसको एडमिन एक्सेस दें, आप उसको ऑथर की एक्सेस दे देंगे। सिर्फ उसके पास ऑथर की एक्सेस हो गया, उसके पास इतना ही रोल होगा कि वो आएगा और आर्टिकल लिखेगा और पब्लिश कर देगा। इससे ज़्यादा वो आपकी वेबसाइट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन आता है एडिटर का। एडिटर भी जो है उसके पास भी थोड़े से लिमिटेड रोल्स होते हैं, लेकिन आपके पास जो एडमिन है वो आप उसके पास सारे रोल्स होते हैं। वो आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप एक वेबसाइट में एक से ज़्यादा एडमिन भी रख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब्सक्राइबर और कंट्रीब्यूटर, इनके पास मिनिमम रोल्स होते हैं। ये सिर्फ मेंबर होते हैं और चीज़ें वगैरह ऐड कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ मेंबर होते हैं। इसके बाद टूल्स का ऑप्शन है। इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं जो आगे आए इस्तेमाल में तो आपको बता देंगे। एंड देन आ जाता है सेटिंग। सेटिंग में जनरल में देख लेते हैं। जनरल में जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम हमने एक साइट टाइटल दिया था, जो मैंने आपको बताया था लास्ट स्टेप में हमारे इंस्टॉलेशन में आता था, वहाँ पे हमने बैच वन दिया था। मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं और इसको आप बाद में
चेंज भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाती है टैगलाइन। टैगलाइन में ये होता है स्लोगन आ जाता है कंपनी का, जैसे डिफरेंट होता है, यू फूड का आ जाता है, तुम ही तो हो, जैज के, इस तरह की जो लाइन आ जाती है टैगलाइन वो यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे इसकी टाइम फॉर्मेटिंग आ जाती है। बाकी इसमें इतना कुछ भी नहीं है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी एड मेन्यू में जो आपने वहाँ पे इंस्टॉलेशन के टाइम लगाई थी वो यहाँ पे शो हो रही है। और अगर आप इस ईमेल को चेंज करना चाहें तो ये ईमेल यहाँ से चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे आप नई ईमेल ऐड करेंगे और इस ईमेल के ऊपर एक कंफर्मेशन मैसेज चला जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो वाली कंफर्म हो जाएगी और नई ईमेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। बाकी बाकी इसमें एक आ जाता है रीडिंग का ऑप्शन, इंपॉर्टेंट आ जाता है। रीडिंग का ऑप्शन ये है कि आपका जब भी आप एक नया पेज बनाते हैं, जैसे मैं वेबसाइट खोलता हूँ, मैं एक वेबसाइट सबसे पहले एंटर करता हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या चीज़ शो होनी चाहिए, वो वाला ऑप्शन जो हम सेट करते हैं वो रीडिंग से सेट करते हैं। योर होम पेज डिस्प्ले, ये कहता है कि आपका होम पेज क्या डिस्प्ले करे, जब आप वेबसाइट ओपन करें तो सबसे पहले क्या चीज़ आनी चाहिए। तो अभी आप अगर गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट, और यहाँ पे आए तो ये लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट हमें शो हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें ऑल पोस्ट में तो हमारे पास लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट कौन सी है, ये देखें हेलो वर्ल्ड की शो हो रही है, एक ही पोस्ट है जो डमी डिफॉल्ट बनी हुई है। और अगर हम वेबसाइट पे जाके देखें तो ये यहाँ पे शो हो रही है। तो जब हम वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करते हैं, नए पेजेस बनाते हैं, तो हमारे पास एक पेज आ जाता है होम पेज, जैसे हम होम पेज का नाम देते हैं कि वो हमारा फ्रंट पेज होता है। जब हम नया पेज बनाते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं स्टैटिक पेज पे, और यहाँ पे आके हम उस पेज को सिलेक्ट कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ऑल पेजेस में जाए तो अभी हमारे पास सिर्फ एक पेज बना हुआ है, सैम्पल पेज। और ये पेज जो हमारे पास है ये ड्राफ्ट पेज है। ड्राफ्ट पेज ये है कि ये पब्लिश नहीं हुआ हुआ, इसके ऊपर सिर्फ बंदे ने लिखा हुआ है, इसको पब्लिश नहीं किया हुआ। ठीक है, जब तक हम किसी पेज को पब्लिश नहीं करेंगे वो वेबसाइट पे शो नहीं होगा। तो इधर हम अगर आते हैं स्टैटिक पेज पे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सैम्पल पेज का ऑप्शन हो रहा है। तो जब हम अपना पेज बनाते हैं होम पेज का, तो डिफरेंट किस्म के हम पेजेस बनाते हैं, तो यहाँ पे एक लंबी सी लिस्ट हमें शो होने लग जाती है और उनमें से हम किसी भी पेज को अपना होम पेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। और देन अगेन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सर्च इंजन विजिबिलिटी का। तो इसको जब हम क्लाइंट के सर्वर पे लाइव करते हैं तो यहाँ से इसका टिक हटा देते हैं और इसको यहाँ से सेव चेंजेस कर देते हैं। देन अगेन हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे परमालिंक्स का। परमालिंक्स यूजुअली आपके पास सेलेक्ट हुआ हुआ होता है डे एंड नेम का, या आपके पास प्लेन सेलेक्ट हुआ होता है। अब परमालिंक क्या है, परमालिंक अगर आप ये देखें, ये एक आपको एग्जांपल दी भी आगे, किसी भी पोस्ट का एड्रेस होता है। जैसे अगर हम चले जाएं पेजेस के ऊपर और मैं इस पेज को यहाँ से व्यू करता हूँ फ्रंट पे, तो ये मेरा सैम्पल पेज यहाँ पे आ गया है। तो अभी यहाँ पे डेट एंड नेम जो है शो नहीं कर रहा, बट इसका जो परमालिंक है वो इस तरह से सेट हुआ है कि पहले बैच 1 आए, उसके बाद बीच में जो उसकी पब्लिशिंग डेट है जैसे 2021-6, ये एक एग्जांपल है, और उसके बाद उसका एड्रेस आए। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपने सेलेक्ट करना है हमेशा ऑप्शन पोस्ट नेम का। ये सबसे सिंपल है। अगर आप इसको देखें p इज इक्वल टू 123, अगर कोई आपको लिंक सेंड करता है उसमें लिखा होता है p इज इक्वल टू 123 1000, आप लिंक देख के आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर इस तरह का अगर बंदा आपको लिंक सेंड करता है, तो अगर जैसे ये सैम्पल पोस्ट लिखा हुआ है, सैम्पल पेज लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको लिंक देख के पता चल जाएगा कि ये किस चीज़ का पेज है। तो हमेशा से हम जो है इसको पोस्ट नेम सेट करते हैं और उसके बाद इसकी सेव चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, ये एक हल्का सा इसका ओवरव्यू था।